जो बीज है ना स्टेट के, वो आज़ादी के बाद से ही, मतलब दिल्ली को पूरा स्टेट मिले, इसके जो वो हैं बीज हैं, वो आज़ादी के बाद ही यहाँ पे दिखते हैं। उसकी झलक जो है, उसकी डिमांड जो है आज़ादी के बाद से ही दिखती है। तो क्या उसमें जब ये इन मुद्दों को उठाते थे तो जनता भी उनके साथ होती थी? जनता का क्या रिएक्शन पब्लिक का उतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं था उसमें। दिल्ली के लिए एक विधायिका होगी, दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री होगा, काउंसिल होगी मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री, उसकी काउंसिल, विधायिका एलजी के थ्रू। तो महानगर परिषद ने कई सारे प्रस्ताव पास किए, जिससे ये लगा कि अब जो है मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग फिर से पॉल फ्लैश के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में, यानी कि 3 एपिसोड्स में, हमने 1966 तक जो प्रशासनिक सेटअप था दिल्ली का, वो कैसा था, उस पर बातचीत की थी। लेकिन धीरे धीरे कैसे ग्रो हुआ, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या रहा 1966 के बाद। दीपक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं ना कि दिल्ली के प्रशासनिक डेवलपमेंट या शासनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री बात करते हैं। आज़ादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया कमेटी बनी थी। उसका मानना था कि स्थानीय स्वशासन के मॉडल पर जाते हुए दिल्ली को स्टेट बना देना चाहिए, लेकिन संविधान सभा के बहुत सारे जो मेंबर थे वो इससे सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि चूंकि ये इस देश की कैपिटल है, तो इसके साथ कैपिटल सिटी जैसा ही व्यवहार होना चाहिए, और ये यूटी हो तो ज़्यादा सही है। इस सब डिबेट के बीच 52 में चुनाव हुआ, लेकिन 56 में ही विधानसभा भंग कर दी गई, यूटी बना दिया इसको। यूटी बनाने के साथ एमसीडी का भी गठन किया गया। फिर उसके आगे का जो डेवलपमेंट हुआ, बीच में एक वक्त ऐसा भी आया 63 के आसपास कि कुछ यूटीज में विधायिका दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली को उससे बाहर रखा गया था। 66 में भी जो एक्ट आया है, उसमें जो एक संस्था गठित की गई थी महानगर परिषद, वो भी उसी की दिशा में बढ़ाया गया कदम था, लेकिन विधायिका नहीं थी वो। तो सर क्या ऐसा रहा उसमें कि जो महानगर परिषद थी जो इसकी ओर अग्रसर थी कि हाँ, मतलब उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि 56 चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, उसके 5 राष्ट्रपति से नामित प्रतिनिधि होते थे। उसकी एक कार्यपालिका होती थी 4 मेंबर की, एक मुख्य उसका पार्षद होता था उस कार्यपालिका का। लेकिन उसके पास जो था वो परामर्श देने का ही पावर था एलजी को, क्योंकि 66 का जो अधिनियम आया था उसी के तहत जो है एलजी यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। उसके पहले जो है चीफ कमिश्नर के थ्रू जो है गवर्न होती थी दिल्ली। सेंटर जो है चीफ कमिश्नर के थ्रू दिल्ली पे शासन करता था। विधायिका होने का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उस पर विधायन की पावर है उसको, लेकिन महानगर परिषद के पास ये इस तरह कोई पावर नहीं थी। तब तो शायद जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा कि कई बार उनको समस्याएं हो रही हैं। मतलब एक कुछ मतलब हम ये मान सकते हैं ना, कुछ वो था कि जैसे हमारा एक इलेक्टेड बॉडी हो स्टेट की, या तो वो जो भावना थी वो तो पूरी हो गई थी, लेकिन ये स्टेट नहीं बन पाया था। जो बीज है ना स्टेट के, वो आज़ादी के बाद से ही, मतलब दिल्ली को पूरा स्टेट मिले, इसके जो वो हैं बीज हैं, वो आज़ादी के बाद ही यहाँ पे दिखते हैं। उसकी झलक जो है, उसकी डिमांड जो है आज़ादी के बाद से ही दिखती है। तो क्या उसमें जब ये इन मुद्दों को उठाते थे तो जनता भी उनके साथ होती थी? जनता का क्या रिएक्शन? पब्लिक का उतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं था उसमें। 75 में जैसे इमरजेंसी लगी थी, और उसके बाद फिर 77 में जनता पार्टी सरकार आई थी, उसमें भी जनसंघ शामिल थी उस सरकार में। तो लोगों को ये लगा कि अब पूर्ण राज्य दिल्ली को मिल जाएगा, क्योंकि ये डिमांड रेज कंटिन्यूसली हो रही थी। उस समय जो है केदारनाथ साहनी जी जो हैं, वो मुख्य कार्यकारी पार्षद थे महानगर परिषद के, जो 66 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। महानगर परिषद ने कई सारे प्रस्ताव पास किए जो फुल स्टेटहुड की दिशा में दिल्ली को ले जा रहे थे। क्योंकि महानगर परिषद में भी सरकार जो थी, जो कार्यकारी काउंसिल थी वो उसकी महानगर परिषद की, वो जो है उसमें भी जो है जनता पार्टी ही शासन में थी। केदारनाथ साहनी जो है उसके मुख्य कार्यकारी पार्षद थे। जनता पार्टी सरकार सेंटर में, जनता पार्टी की सरकार जो है महानगर परिषद में। तो महानगर परिषद ने कई सारे प्रस्ताव पास किए, जिससे ये लगा कि अब जो है मिल जाना चाहिए,
लेकिन नहीं मिल पाया। फिर आगे भी ये प्रोसेस चलता रहा। फिर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद जब 84 में चुनाव हुए थे, तो लोकसभा के चुनाव, तो क्लीन स्वीप किया था ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस ने। सिंपैथी की लहर थी उस समय, लोगों के मन में ये भाव था कि उनका प्रधानमंत्री जो है, उनके प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से हुआ है, तो कांग्रेस के हक में गया और क्लीन स्वीप कर गई कांग्रेस यहाँ पे। भाजपा जो है दिल्ली की सारी सीटें हार गई थी 84 में। फिर भाजपा जो है आगे का जो प्रोसेस हुआ वो ये हुआ कि वो बहुत स्ट्रांगली जो है स्टेट की डिमांड रेज करने लगी कि दिल्ली को स्टेट मिलना चाहिए। इसमें जैसा कि हमने बताया, मदन लाल खुराना जी थे, केदारनाथ साहनी जी थे, विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, ये सारे लोग। और उसी में चूंकि ये डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो कांग्रेस का भी ये था कि कांग्रेस के नेता भी इस दिशा में बात करने लगे थे। फिर ऐसे रिजल्ट फिर क्या हुआ आगे? तो फिर आगे हुआ ये कि जब मतलब 80 के दशक में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा सेंटर पे दिल्ली की तरफ से। वहाँ उसमें बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं जो उस दौर में थे कि जगह जगह पे, स्पेशली दिल्ली देहात इलाके में कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट हुई हुई सड़क पे, लोगों ने भी मांग करना शुरू कर दी। तो फाइनली 80 के बाद लोगों में भी एक हो गया कि हाँ, उन्हें कि भी इस फुल स्टेट मुल्कहुड मिलना चाहिए। तो उसमें हुआ एक, जैसे हमने बताया था कि फुल स्टेट होना और फुल स्टेटहुड ना होना, उन दोनों में फर्क क्या है। तो वो फर्क जो है लोग भी महसूस कर रहे थे और लोगों की नीड को जो है महानगर परिषद नहीं पूरी कर पा रही थी। बहुत सेंट्रलाइज मामला था उसका, डिसेंट्रलाइजेशन उसमें नहीं था। तो ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। सब कुछ दिल्ली में सेंटर ही नहीं कर सकता है। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जिनके पास कुछ कुछ पावर होनी चाहिए। तो सेंटर ने जो है 87 में जो है सरकारी आयोग का गठन किया था, ये एसेस करने के लिए कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो क्या क्या सिफारिशें रही फिर? वही सरकारी आयोग जो था, सरकारिया ने रिजाइन कर दिया कमेटी से। तो बालकृष्ण जो थे वो इसके चेयरपर्सन बने। तो जो रिपोर्ट होती है वो बालकृष्ण कमेटी की सिफारिश मानी जाती है। उसमें इस कमेटी ने भी माना ना कि ये जो है इसका फुल स्टेटहुड देना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल सिटी है। तो मतलब कई लंबे वक्त से तो भाजपा भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी और कमेटी ने भी कहा कि फुल स्टेटहुड नहीं। हाँ, कमेटी मतलब कुछ ना कुछ टिप्पणी दे रही थी, नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े इसके लिए एक विधायिका होनी चाहिए। तो फिर सरकार तो सेंटर जो है ना इस कमेटी की सिफारिश के साथ गई और 91 में सेंटर ने संसद में जो है 69th जो अमेंडमेंट बिल है उसको प्रोड्यूस किया और वो पास भी हो गया। और इसी के ग्राउंड पे जो है जो एक्ट बना GNCT एक्ट 1991, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, जिसके तहत जो है दिल्ली गवर्न होना शुरू हुई। इसमें प्रोविजन था कि दिल्ली के लिए एक विधायिका होगी जिसका चुनाव जो है आम लोग करेंगे। दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री होगा, काउंसिल होगी मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री, उसकी काउंसिल, विधायिका एलजी के थ्रू एलजी रहेगा। तो हाँ, हमने आज ये समझा कि 1966 से लेकर 1993 तक कैसे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था दिल्ली का वो धीरे धीरे ग्रो करता रहा और करीब 37 साल बाद दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला। और हमने कई ऐसे विषयों पर बातचीत की कि कई जगह एक तबका बोलता था कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, एक तबका बोलता था कि नहीं मिलना चाहिए। उसके भी हमने कारण जाने आज, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे भी हम जानेंगे कि कैसे जो दिल्ली की सियासत है वो ग्रो करते हुए 2025 तक पहुंची हुई है। फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मैं दीपक कार्की, कैमरा पर्सन विवेक निगम के साथ। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।